स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। जितने तरह के सॉल्यूशन संभव हैं हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को सॉल्युबिलिटी पढ़ना। 3 तरह का सॉल्यूशन पढ़ा था ना, गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या गैस, सॉल्यूट कुछ भी, एग्जांपल भी कर लिया था। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूट कुछ भी, सॉल्वेंट क्या लिक्विड। और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्यूट कुछ भी, सॉल्वेंट सॉलिड। तो अब हम लोग को इन सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज मतलब गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। 1 मिनट, इंक ज्यादा लग गया पेन में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? शुरू करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मतलब गैस को डिसॉल्व करना है किसमें? लिक्विड में। गैस को कहां डिसॉल्व करना है? लिक्विड में। तो मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड का। सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड का, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। अब है तो एक बात आप गांठ बांध लो कि दुनिया का कोई भी गैस है, वाटर हो, दुनिया का कोई भी गैस वाटर में हो या किसी दूसरे लिक्विड में, थोड़ा घुलेगा या ज्यादा घुलेगा, लेकिन घुलेगा जरूर। क्या आपने सुना? बिल्कुल सही सुना। दुनिया का कोई भी गैस किसी दूसरे लिक्विड में या तो कम घुलेगा या ज्यादा घुलेगा, लेकिन घुलेगा जरूर। बात समझे? तो टू लार्ज एक्सटेंट डिसॉल्व होगा या टू स्मॉल एक्सटेंट डिसॉल्व होगा, लेकिन डिसॉल्व होगा जरूर। तो सबसे पहली बात कि उसका एग्जांपल क्या होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का लिक्विड में। तो बड़े चाव से हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पीना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, लेकिन बड़े चाव से पीते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कौन? तो थम्स अप, स्प्राइट, कोका कोला, ये सब में क्या है? गैस ही तो डिसॉल्व है लिक्विड में। कौन सा गैस होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। हाई प्रेशर पर डिसॉल्व रहता है उसके लिक्विड में, पानी में। तो ढक्कन जब खोलते हो तो देखते हो साइंस से गैस निकल जाता है। तो जो गैस निकला ना, आपको ये थोड़ी पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन गैस तो उसमें डिसॉल्व था। तो वही है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, उसी को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? सॉफ्ट ड्रिंक और हाउस होल्ड क्लीनर, ETC। और भी हो सकते हैं। ये सब में लिक्विड में गैस डिसॉल्व है। और एकदम गांठ बांध के ध्यान रखना, इसको कट नहीं किया जा सकता है कि दुनिया का कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में जरूर डिसॉल्व होगा, थोड़ा ही सही लेकिन होगा। अब है कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा बंधु? फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid। तो सबसे पहला फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस, जिस गैस को डिसॉल्व होना है
और सॉल्वेंट जिसमें डिजॉल्व होना है। तो क्या कहता है, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सके वो जल्दी डिजॉल्व होगा, वो ज्यादा डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में। देखिए, तो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, इस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस क्या, तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई होंगे वो ज्यादा डिजॉल्व होगा लिक्विड में। इजिली लिक्विफिएबल गैसेज विल बी इजिली डिजॉल्व इन द लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है, इजिली लिक्विफिएबल गैसेज easily liquefiable gases will be more soluble in common solvent, will be more soluble in common solvent। जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं वो कॉमन सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व होंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि हाइड्रोजन भी डिजॉल्व होता है वाटर में, ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होता है वाटर में। इजीली लिक्विफिएबल कौन है तीनों में से, इजीली लिक्विफिएबल कौन है? कभी सुने हो कि हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विफाई होके तो सॉलिड में ही न जाएगा या लिक्विड में जाएगा। कभी सुने हो कि ऑक्सीजन सॉलिडिफाइड हो गया, लेकिन सुने हो सॉलिड CO2, ड्राई आइस, सुने हो ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई जल्दी हो रहा होगा, तब तो पहले गैस से लिक्विड बना होगा, लिक्विड से सॉलिड बना होगा। तो जल्दी लिक्विफिएबल गैस कौन है तीनों में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तुलना में वाटर में ज्यादा घुलेगा, जल्दी घुलेगा। मैं एग्जांपल बात कर रहा हूं, सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज more easily liquefiable than hydrogen or oxygen, more easily liquefiable than hydrogen or oxygen, hence CO2 आसानी से घुल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, hence CO2 is more soluble in water, more soluble in water than hydrogen और ऑक्सीजन। ये बात रहा, more soluble in water कौन, CO2। क्यों? क्योंकि CO2 इजिली लिक्विफिएबल गैस है, किसके तुलना में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तुलना में। अब देखिए नोट में मैं एक बात बताऊंगा आपको, ऐसा गैस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। ऐसा गैस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाए उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसके तुलना में, ऐसा गैस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना करे। तो आप देखिए दो कंडीशन सोचिए, एक गैस A है जो वाटर के साथ रिएक्शन कर जा रहा है, दूसरा गैस B है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो किस गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगा, गैस A का, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन कर जा रहा है। तो जो भी गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन करेगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करेगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। नोट में लिख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको काम आ सकता है। नोट में क्या कह रहा है कि गैसेज विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट possess हायर सॉल्युबिलिटी, गैसेज दैट react with solvent
possess higher solubility। जो सॉल्वेंट से अगर गैस रिएक्ट कर गया तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल है देन वाटर। क्यों? क्योंकि ये सब इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर जाएगा, तो जब रिएक्शन करेगा गैस सॉल्वेंट से तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। और चूंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इथाइल अल्कोहल वाटर से रिएक्शन नहीं करता है तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा। टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। एग्जांपल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर मोर soluble in ethyl alcohol and CO2 are more soluble in इथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये सब इथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है, देन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एकदम ध्यान रखिएगा, जो गैस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा उसमें आसानी से डिजॉल्व होगा, जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करेगा उसमें सॉल्युबिलिटी उसका बहुत कम होगा। नोट कर लीजिए। तो ये तो पहला इफेक्ट था किस पर? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट के। जल्दी से नोट कीजिए। तो टेम्परेचर का बात करते हैं। चलिए, एकदम सारी बातें को तोड़ तोड़ कर सीखनी है और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके सुनिए, सारा बात आपके मेमोरी कार्ड में फीड हो जाएगा। दूसरा किसका बात? पहला नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर हो गया। दूसरा टेम्परेचर पर। कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा वो अभी हम बात करते हैं। दूसरा फैक्टर कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा? गैस का डिसोल्यूशन लिक्विड में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई भी गैस लिक्विड में घुलेगा तो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी निकलेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घटेगा। कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें हीट निकलेगा। आप हीट दे रहे हो, हीट निकल जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का असर नहीं हो रहा। गैस के सॉल्युबिलिटी लिक्विड पर टेम्परेचर का असर नहीं हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर और सॉल्युबिलिटी बजाय घट जा रहा। आप कॉमन एग्जांपल लो, कोल्ड ड्रिंक्स जो फ्रिज में रखा हुआ है, देखते होगे ढक्कन खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड झट से बाहर निकलता है, लेकिन उसी कोल्ड ड्रिंक्स को आप रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो 2 घंटे के लिए, ढक्कन खोलिए, देखिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पर नहीं हुआ उस कोल्ड ड्रिंक्स में, लेकिन फ्रिज में जाकर के हो गया। हुआ ना? तो कम टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, और ज्यादा टेम्परेचर पर सॉल्युबल है ही नहीं, या होगा तो बहुत कम सॉल्युबल होगा। तो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा? तो मोस्ट ऑफ द गैसेस के केस में solubility inversely proportional to temperature, solubility inversely proportional to temperature। पहला बात, क्यों? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
डिसोल्यूशन ऑफ गैस, किसमें हम लोग बात करें डिसोल्यूशन ऑफ गैस? इन लिक्विड। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको ग्राफ से देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं इसका। हम ग्राफ बनाते हैं सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। किसका सॉल्युबिलिटी? तो गैस का, उसी को तो पढ़ ही रहे हैं। तो ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर गैस के लिए, ये हम लोग का टॉपिक है। तो वाई एक्सिस पर देखो हम सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले रहा हूं। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर मैं सॉल्युबिलिटी ले रहा हूं, ये रहा। अब आप देखो टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो ग्राफ कुछ कैसा होगा, इस तरह से सॉल्युबिलिटी देखिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी घटता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और सॉल्युबिलिटी घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और सॉल्युबिलिटी घट रहा है। टेम्परेचर किसी में ले सकते हैं, मैंने डिग्री सेल्सियस में लिया सब कुछ, और ये सॉल्युबिलिटी है मोल पर लीटर में ले लीजिए, कुछ भी यूनिट लीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगा ही घटेगा। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया सॉल्युबिलिटी पर, नोट कर लो। तो प्रेशर का बात करेंगे, इसी में हेनरी लॉ की बात आएगी, जो एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एकदम रनिंग टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही। नोट कर लो इसको जल्दी से, टेम्परेचर भी हो गया, नेचर भी हो गया। अब मैं थर्ड बात हेनरी लॉ का करूंगा, प्रेशर का करूंगा। चलिए, टेम्परेचर हो गया, तीसरा जिस पर डिपेंड कर रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो क्या है? प्रेशर, है ना। कैसे? तो सिंपल भाषा में, कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक में हाई प्रेशर पर था, तब ना साइंस से निकला, यानी प्रेशर था तब उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुआ, प्रेशर ज्यादा था तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, प्रेशर कमेगा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का लिक्विड में, डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रेशर के साथ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही होगा ना। गैस को लिक्विड में कैसे ज्यादा घुलाओगे तो प्रेशर बढ़ा के, गैस को लिक्विड में कम कैसे घुलाओगे तो प्रेशर घटा के। अब ये दिया गया है, ये बात हेनरी लॉ के द्वारा, प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है वो हेनरी लॉ के द्वारा दिया गया। किन्होंने दिया है? हेनरी, साइंटिस्ट का नाम था हेनरी, उन्होंने जो लॉ दिया उसको हेनरी लॉ बोलते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं गिवन बाय हेनरीज लॉ। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हेनरी लॉ क्या कहता है इसकी चर्चा कर लें। सॉल्युबिलिटी तो आपने देख लिया गैस का कि प्रेशर बढ़ने पर बढ़ जाएगा, प्रेशर घटने पर घट जाएगा, लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी। अब देखो बंधु कि हेनरी लॉ क्या होता है जी, हेनरीज लॉ समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 लॉ है इस चैप्टर में, 3 लॉ, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अभी फर्स्ट लॉ हेनरी लॉ पर आ रहे हैं। तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा ही, दावे के साथ मैं कह रहा हूं। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, उसी को पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस
ओवर द सॉल्यूशन एट डिफिनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होगा तभी ना, तो सॉल्युबिलिटी किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? प्रेशर पर। हेनरी लॉ क्या कहा? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस in liquid will be directly proportional to pressure of gas, will be directly proportional to pressure of gas over solution at definite temperature, over solution at definite temperature। ये हेनरी लॉ की भाषा, यही चीज है, इसी चीज को उसमें लैंग्वेज में लिख दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रेशर पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगा। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ला रहे हैं, किसका? हेनरी लॉ का। मैं हेडिंग दे देता हूं, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ। देखिए सॉल्युबिलिटी किसको मान ले? मास डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी मास को मान लेते हैं, ये एम, यही क्या है? सॉल्युबिलिटी। मास डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मास डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, उसको हमने सॉल्युबिलिटी कंसीडर किया। प्रेशर ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन को P मान लेते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर, प्रेशर को P। P क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी को M मान लिया और प्रेशर को P मान लिया। तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कारण सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, solubility directly proportional to pressure, m directly proportional to p। इतना नोट करिए, तो फिर से बताते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो हेनरी लॉ यही कहता है कि किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। माने जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा गैस का लिक्विड में, प्रेशर घटेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा गैस का लिक्विड में। सॉल्युबिलिटी को हमने m मान लिया, प्रेशर को p, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर को मैंने m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p लिख दिया। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ा रहे इस बात को, चूंकि क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, m बराबर kp। k क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यही है k। अब देखिए हम लोग m बराबर kp है तो क्या लिख सकते हैं? m बाई p बराबर k लिख सकते हैं। तो m1 बाई p1 इज इक्वल टू m2 बाई p2 लिख सकते हैं। क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है तो ऐसा लिखने के लिए हम लोग फ्री है, लिख सकते हैं। इसी को रीअरेंज कर दो तो क्या मिल जाएगा? m1 बाई m2, p1 ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो इज इक्वल टू p1 बाई p2। m1 क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P1। m2 क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट प्रेशर P2। वेयर m1 है solubility of gas at pressure P1, solubility of gas at pressure P1, और m2 क्या है? solubility of gas at pressure P2। यही है m1 m2 और यही हेनरी लॉ का इसी से फॉर्मूला बना। माने फॉर्मूला आपका एक ये आ गया, सेम है। दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। आप देखिएगा, आपको अगर एक गैस का बात करेगा तो ये लगेगा, दो गैस का बात करेगा तो ये लगेगा। नोट कर लीजिए। तो हेनरी लॉ का दूसरा केस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हेनरी लॉ गया m1 बाई m2 इज इक्वल टू p1 बाई p2। कहां से आया? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p से। आप देखिए एडिंग दो another case of Henry's law, another case of Henry's law। हेनरीज लॉ का दूसरा केस क्या है? दूसरा केस हेनरी लॉ का। अभी हमने सॉल्युबिलिटी को क्या मान लिया था? मास। अब कहता है सॉल्युबिलिटी को मास नहीं मानिए, मोल फ्रैक्शन मानिए। मतलब मोल फ्रैक्शन को आप कंसीडर कीजिए एज ए मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कंसीडर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें क्या? मोल फ्रैक्शन is taken as measure of solubility। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन गैस का ही लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज टेकन एज मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो हेनरी लॉ को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे स्टेट करोगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन मान लिया, तो क्या बोल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। तो हेनरी लॉ को कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कहता है?
फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in solution is directly proportional to partial pressure of gas. Directly proportional to partial pressure of gas. Partial प्रेशर ऑफ गैस, ये हेनरी लॉ कहता है। माने सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी को जब आपने मास माना था तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी को यहाँ आपने मोल फ्रैक्शन माना है तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। देखिए इसका मैथमेटिकल अप्रोच का बात करते हैं तो क्या मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, x क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। इसी को क्या लिख सकता है, मान लो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आ गया तो k डैश p, x इज इक्वल टू k डैश p। तो आपको ये तो मालूम है x है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, और P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। K डैश तो कांस्टेंट है, P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, K डैश एक कांस्टेंट है। अब आप देखो यहां पर P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई के डैश लिख सकते हैं, x बाई के डैश। देखिए x बाई के डैश, या और आगे बढ़ाओ बात को तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई के डैश इंटू x, और 1 बाई के डैश को हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। तो फाइनली क्या आ गया, P बराबर के एच इंटू एक्स, P बराबर के एच इंटू एक्स। के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो किसके बराबर है, के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब जो किसके बराबर है 1 बाई के डैश के एच किसके बराबर है 1 बाई के डैश। यही फॉर्मूला है हेनरी लॉ का, P बराबर के एच एक्स। अब ये बताओ जितना ज्यादा के एच का वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी। देखिए तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच हो सकता है, यहां से नोट करिए तो मैं मैथमेटिकली उसको बता देता हूं। तो आपको हेनरी लॉ कौन हो गया, यही P बराबर के एच एक्स, यही हेनरी लॉ का फॉर्मूला आ गया। के एच का वैल्यू हर एक लिक्विड के लिए, हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू। चलिए नोट करिए तो थोड़ा मैं इसका बात करता हूं। दो केस है, दूसरा केस पहला क्या था m बराबर के पी और दूसरा P बराबर के एच इंटू एक्स। देखिए मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। रिलेशन बिटवीन के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया एंड सॉल्युबिलिटी जो एक्स हमने यहां पर माना। रिलेशन बिटवीन हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी। देखिए तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है, P बराबर के एच इंटू एक्स। आप प्रेशर को कांस्टेंट मान लो,
हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर P बाई के एच। लेट पार्शियल प्रेशर इज कांस्टेंट, जस्ट माने हैं, तो क्या हो जाएगा, x मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी kh का वैल्यू बढ़ेगा तो x घटेगा, kh का वैल्यू घटेगा तो x बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्या हाइयर इज द वैल्यू ऑफ kh, लेसर विल बी सॉल्युबिलिटी, एंड वाइस वर्सा, हाइयर is the value of Henry law constant, comma lesser will be solubility, lesser will be solubility, यही हेनरी लॉ है ना। अब हेनरी लॉ का यूज पढ़ लेंगे और डिमेरिट पढ़, नोट कर लो इसको। फिर हेडिंग दो, डिमेरिट ऑफ हेनरीज लॉ। ये हेनरी लॉ का दोनों पार्ट आपने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी देख लिया, लिंग्विस्टिक बात भी देख लिया। अब लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्या कमी है हेनरीज लॉ में? तो हेनरीज लॉ बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए काम नहीं करता, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी लार्ज, और सेम बात टेम्परेचर में, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए। इसका डिमेरिट क्या हो गया, पहला, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी लार्ज, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी लार्ज, पहला डिमेरिट। दूसरा, टेम्परेचर भी कह रहा है कि वेरी लो नहीं होना चाहिए, प्रेशर वेरी हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो। और तीसरी बात, गैस जो है सॉल्वेंट से केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए, सॉल्वेंट से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो तीसरा बात है, गैसेस शुड नॉट केमिकली कंबाइन विथ सॉल्वेंट, गैसेस शुड नॉट केमिकली कंबाइन विथ सॉल्वेंट, गैस सॉल्वेंट के साथ केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए। ये हेनरीज लॉ का डिमेरिट है। क्लियर, नोट कर लीजिए। यूज ऑफ हेनरी लॉ देख लेते हैं, 3 यूज देखना है हेनरी लॉ का, तो गैस गैस सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे, फिर हेनरी लॉ पर क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लो जल्दी से, ये लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ हो गया। अब यूज कहां है हेनरी लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में तो आता नहीं है, स्टेट बोर्ड में ही नहीं आता। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक या बियर में कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल में वेरी हाई प्रेशर पर सील्ड होते हैं, वेरी हाई प्रेशर पर सील्ड होते हैं, तो हेनरीज लॉ का उसमें एप्लीकेशन हुआ। कार्बोनेटेड बीवरेज, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड बीवरेज, किसको, सॉफ्ट ड्रिंक को या बियर को, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बोतल में पैक होते हैं अंडर वेरी हाई प्रेशर। तो पहला यूज तो यही हो गया। कार्बोनेटेड बेवरेजेस,
like soft drink and beer। इसमें क्या होता है, CO2 is sealed at very high pressure। क्या होता है इसमें, CO2 is sealed in bottle under very high pressure। बोतल में CO2 सील्ड होते हैं अंडर वेरी हाई प्रेशर। दूसरी बात, स्कूबा डाइवर्स को आपने देखा होगा, जो डेड बॉडीज को निकालने के लिए सी में जाते हैं। कोई आदमी डूब गया या पुल पर से गाड़ी नीचे गिर गई, डेड बॉडी अंदर चला गया, तो स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, सी लेवल के नीचे जाते हैं। उसमें भी किसका यूज होता है, हेनरीज लॉ का, डीप सी डाइविंग, या बोलो स्कूबा डाइविंग। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन क्या कहता है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं वो लीन एंड थिन होते हैं और मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो तीसरा यूज क्या है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। कैसे, तो हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पीपुल हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम जाता है। क्या हुआ, पहला बात कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटेगा, जिसके कारण से ऊपर रहने पर हायर एल्टीट्यूड में रहने वाले लोग या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसके कारण वे लोग एक डिजीज से सफर करते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया जिसका मतलब होता है अनेबल ऑफ थिंकिंग, अनेबल ऑफ थिंकिंग। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण कौन सा बीमारी हुआ, एनॉक्सिया। इसका सिम्पटम क्या है, अनेबल ऑफ थिंकिंग। बहुत ज्यादा ये लोग सोच विचार नहीं सकते हैं, शॉर्ट हाइटेड होंगे, दुबले पतले होंगे, मेंटली रिटार्ड तो है ही। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घट रहा है, जिसके कारण उनके बॉडी के ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा, जिसके कारण सोचने समझने की क्षमता उनकी घट जा रही है। ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पहला। अब हम लोग लिक्विड इन लिक्विड का बात करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। गैस इन लिक्विड का बात हो गया। नेक्स्ट बात, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बी नंबर एक। ये तो हो गया गैस का लिक्विड में। अब लिक्विड का लिक्विड में तीन केस इसमें पॉसिबल है। पहला, इमिसिबल, दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं करेगा लेकिन सेपरेट लेयर बनाएगा। कौन, वाटर और बेंजीन मिक्स नहीं करेगा, सेपरेट लेयर, वाटर का अलग लेयर, बेंजीन का अलग लेयर। वाटर और मिथाइल क्लोराइड मिक्स नहीं करेगा लेकिन एक साथ जाएगा, वाटर का अलग लेयर, मिथाइल क्लोराइड का अलग लेयर। तो कैसा लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ सेपरेट लेयर बना रहा, इमिसिबल है,
तो पोलर लिक्विड नॉन पोलर लिक्विड के साथ, पोलर लिक्विड माने जिसमें चार्ज आ सकती है, नॉन पोलर लिक्विड जिसमें चार्ज नहीं आ सकता है। इसका 3 केस संभव है। मैं तीनों केस को डिस्कस कर देता हूं। 3 केसेज आर पॉसिबल। 3 केसेज आर पॉसिबल। केस 1, केस 1 क्या है? इमिसिबल माने घुलेगा नहीं। इमिसिबल, इमिसिबल मतलब 2 लिक्विड मिक्स नहीं करेगा लेकिन सेपरेट लेयर बना देगा। इसमें क्या हो गया? 2 लिक्विड डू नॉट मिक्स but forms separate layer, but forms separate layer। पहला बात, क्यों ऐसा कौन लिक्विड करेगा जो सेपरेट लेयर? तो नॉन पोलर लिक्विड को अगर आप पोलर लिक्विड के साथ डिसॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, इमिसिबल हो जाएगा और सेपरेट लेयर बनाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मैंने बोला? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। देखिए आप, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये आपके लिए रामबाण है। मतलब पोलर सॉल्यूट ही पोलर सॉल्वेंट में जाएगा, घुलेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। क्या सुना आपने? पोलर सॉल्यूट ही पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, है ना? तो देखिए कब होगा? व्हेन नॉन पोलर लिक्विड इज मिक्स्ड विथ पोलर लिक्विड, है ना? अलग अलग, लाइक तो नहीं है। नॉन पोलर लिक्विड को पोलर लिक्विड के साथ मिला रहे हैं, तब ना दोनों जाके सेपरेट लेयर बना रहा है। दे फॉर्म सेपरेट लेयर या दे आर इमिसिबल। एक ही बात हो। कुछ एग्जाम्पल इसका ध्यान रखना है। कौन? तो पहला एग्जाम्पल हो गया वाटर, पोलर है। बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। तो वाटर कैसा है? पोलर। और बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। और एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा? और एग्जाम्पल, वाटर प्लस मिथाइल क्लोराइड। तो वाटर फिर से क्या हो गया? पोलर, और मिथाइल क्लोराइड नॉन पोलर। वाटर प्लस मिथाइल क्लोराइड, ये इमिसिबल वाला केस आ गया। नोट कर लीजिए। तो दूसरा केस होगा पार्शियली मिसिबल, माने कुछ घुलेगा कुछ नहीं भी घुलेगा। तो नोट कर लीजिए, यहां पर मैं बता दूं इमिसिबल केस 2। केस 2 पार्शियली मिसिबल का बात कर रहा है, माने आधा अधूरा घुलेगा कुछ नहीं भी घुलेगा। पार्शियली मिसिबल क्या कहता है? ये किस तरह के 2 लिक्विड के बीच में होगा? जिसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा। किसके बीच में? बिटवीन 2 लिक्विड्स हैविंग different intermolecular force of attraction, between 2 liquids having different intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। पार्शियली मिसिबल का सबसे फेवरेट एग्जांपल क्या होगा? वाटर एंड ईथर। 2 बात नोट कीजिए, 2 केस। तीसरा मिसिबिलिटी का केस करेंगे।
जिसमें दो लिक्विड पूरी तरह से मिल जाएंगे। पहले नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिए। केस 3 का मैं बात करने जा रहा हूं। केस 3 में लाइक डिजॉल्व लाइक वाला होगा। मिसिबिलिटी कब होगी? पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो केस 3 किसका बात? तो मिसिबल का बात मैं कर रहा। miscible. Two liquid will dissolve in each other in all proportion. Miscible का मतलब two liquid will dissolve in each other in all proportion का पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। miscible मतलब two liquid will dissolve in each other in all proportion में कब होगा? तो जब कंबाइनिंग लिक्विड का नेचर सेम होगा, दोनों पोलर होगा या दोनों नॉन पोलर होगा। कंबाइनिंग लिक्विड्स मस्ट हैव सेम नेचर। कंबाइनिंग लिक्विड्स मस्ट हैव सेम नेचर। ये मिसिबल का कहानी है। कौन होगा मिसिबल? एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, दोनों पोलर है। इथाइल अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो दोनों मिसिबल बनाएगा, सेम नेचर का हो गया। या बेंजीन भी नॉन पोलर है, आप इसको किस में डाल रहे हो? टोलीन में, टोलीन भी नॉन पोलर है। ये सब मिसिबल लिक्विड का केस है। तीनों केस पर चर्चा हो गया। लिक्विड इन लिक्विड हो गया, सॉलिड इन गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड की चर्चा हो गई। अब तीसरा कौन बचा? सॉलिड इन लिक्विड का। नोट कर लीजिए। तो सॉलिड इन लिक्विड का भी चर्चा अभी तुरंत हम लोग कर लेते हैं। नोट कीजिए। सी नंबर क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। इसमें क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूट होगा। सॉलिड को ना भुला रहे हो, जो भुलाते हो सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट। सॉलिड घुल रहा है तो सॉलिड हो जाएगा सॉल्यूट। किसमें घुल रहा है? लिक्विड में, तो लिक्विड हो जाएगा सॉल्वेंट। इस तरह के सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड घुल रहा है तो सॉल्यूट हो जाएगा सॉलिड, और सॉल्वेंट कौन होगा? तो सॉल्वेंट होगा लिक्विड। इस तरह के सॉल्यूशन, सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड। क्लियर? अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहां पर यूज आएगा, मैं लिखूंगा नहीं, बस एक बार रिकैप कर दे रहा हूं। सॉल्युबिलिटी क्या कहता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्वेंट के फिक्स्ड अमाउंट में डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट का मैक्सिमम कितना अमाउंट
सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में डिजॉल्व होगा उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही ना सॉल्युबिलिटी होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बताया हुआ है पहले। सॉल्युबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप भी आपको मालूम है, कौन कौन? तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की गुंजाइश नहीं है, और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। दो तरह का सॉल्यूशन हो गया सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। अब है किस किस फैक्टर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किस किस बात पर डिपेंड करेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किस किस बात पर डिपेंड करेगा? तो पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, पोलर है कि नॉन पोलर है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से सॉल्वेंट पोलर है कि नॉन पोलर है, किस तरह से? तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना है। तीसरा कौन है? टेम्परेचर, मेन इसी की चर्चा करनी है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। नोट कीजिए, तो मैं चर्चा अभी टेम्परेचर का कैसे होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर डिस्कस करता हूं। Heading the effect of temperature on solubility of solid in liquid, वही solution of solid in liquid पर किसका बात करना है? Effect of temperature। solid in liquid में जो भी इफेक्ट आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर, उसी को हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहेंगे। दूसरा लॉ आ गया ना, हेनरी लॉ, तुरंत ली चैटलियर्स प्रिंसिपल दूसरा लॉ आ गया, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना, दो केस में, अगर एक्सोथर्मिक है तो और इंडोथर्मिक है तो। केस 1 किसके लिए मैं बात करूंगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, और केस 2 में एक्सोथर्मिक के लिए बात करेंगे। केस 1 में इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब आपको मालूम है कि हीट विल बी एब्जॉर्ब, एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। तो कब? अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो उसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा? ये सब्सटेंस विल बी डिसॉल्व्ड, विल बी डिसॉल्व्ड with absorption of heat, will be dissolved with absorption of heat। है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। तो इंडोथर्मिक में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां तो हीट गेन हो रहा है,
तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए सब्सटेंस विल बी डिसॉल्व्ड विद रिलीज ऑफ हीट, हीट बाहर निकलेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। केस 2 हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस का। एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर निकलता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हो गया, ये सब्सटेंस विल बी डिसॉल्व्ड, ये सब्सटेंस विल बी डिसॉल्व्ड with release of heat, with release of heat, यानी इसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। अगर एंडोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नोट कर लीजिए। तो अब हेनरी लॉ पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। अभी हम 4 क्वेश्चन करें, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन की बारी है हेनरी लॉ पर। देखिए मैं टॉपिक दे देता हूं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ पर आधारित क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन ए ग्लास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, what concentration of nitrogen should be present in a glass of water at room temperature, at room temperature। कुछ गिवन डाटा दिया है, क्या दिया है मैं लिखता हूं। गिवन टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर 0.78, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना 0.78, KH ऑफ नाइट्रोजन 8.42, KH ऑफ नाइट्रोजन 8.42 इंटू 10 टू द पावर -7 पर mm ऑफ Hg। यही है डाटा। कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो डाटा तो सब दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी हम लोगों को क्या निकालना है, नाइट्रोजन का मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है। कैसे निकलेगा मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो उसके लिए पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना होगा, जो दिया नहीं है। तो पहले आप पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन P बराबर क्या होता है, KH इंटू X, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। KH है 8.42 इंटू 10 टू द पावर -7 और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.78।
देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये फॉर्मूला नहीं लगाइए। पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। एक हमारे पास फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ से, क्या, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यही लगाना है। तो पार्शियल प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का, टोटल प्रेशर P मान लो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। टोटल प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर को mm में ले जाओगे तो कितना, 760 mm, तो 760 इंटू 0.78 कितना आ जाएगा, 592.8 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया 592.8 mm ऑफ Hg। अब मोलरिटी कैसे निकलेगा, तो निकाल दो, नाइट्रोजन का मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी बराबर KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। KH का वैल्यू आपको पता है 8.42 इंटू 10 टू दी पावर -7, और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपने निकाल दिया 592.8, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा मोलरिटी, 4.99, गुना कर लीजिएगा तो 4.99 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये मोलरिटी आ गया। तो जब भी पार्शियल प्रेशर की मदद से मोलरिटी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, KH इंटू पार्शियल प्रेशर। जल्दी से नोट कर लो, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए, O2 is bubbled through water at 293 Kelvin। क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, 293 केल्विन दिया है क्वेश्चन में, है ना, कॉमा, assuming that O2 exerts a partial pressure of assuming that oxygen exerts a partial pressure of partial pressure of 0.98 bar, 0.98 bar। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन क्या है, तो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम पर लीटर। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी निकालना है ग्राम पर लीटर में। KH ऑफ ऑक्सीजन दिया, KH ऑफ ऑक्सीजन 34.84 किलो बार। यही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना। आप देखो हम लोग क्या जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, P बराबर KHX। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यहां से क्या लिख सकते हो,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KH। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया है कितना 0.98 और KH का वैल्यू दिया है इतना किलो बार। बार में चेंज करोगे तो 34.84 इंटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 3 ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा कैलकुलेट करोगे तो कर लीजिएगा, आएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, दो कंपोनेंट है ऑक्सीजन और वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा वाटर की तुलना में बहुत कम है, तो हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन वाटर की तुलना में बहुत कम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर की जगह पर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो इधर मैं एक लाइन लिख देता हूं, फिर अगले बोर्ड पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फाइनली क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। नोट कीजिए तो आगे सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लीजिए। चल देखिए, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अभी हम लोग कितना लाए थे 2 पॉइंट, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अभी कैलकुलेट हो गया है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का अगर 1 लीटर लोगे तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर गिवन वेट 1000, मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 55.56 नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो पुट कर दो 55.56 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना 2.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.56, तो कितना 1.56 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल आ गया ऑक्सीजन का। 1 लीटर मैंने लिया था, वाटर के वॉल्यूम को 1 लीटर लिया था, अपने आप लीटर में आ गया। अब देखो ग्राम पर लीटर में लाना है तो कॉन्सेंट्रेशन इस मोल को ग्राम में चेंज कीजिए। 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम, इतने मोल में कितना ग्राम, इतने गुने 32 ग्राम, तो 1.56 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 32 ग्राम पर लीटर। गुना कर दो, देखो गुना करके कितना आ रहा है, यह आएगा 0.05 ग्राम पर लीटर, 0.05 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने 1 लीटर लिया था, तो 1000 ml, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, इसलिए वेट भी 1000 ग्राम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल वहां से निकल गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट 27 ग्राम ऑफ C2H2 in an experiment 27 ग्राम C2H2
dissolves in 1 liter of acetone. Dissolves in 1 liter of acetone at 1 atm pressure. At 1 atmosphere pressure. If partial pressure of C2H2 is increased to, if partial pressure of C2H2 is increased to 12 atmosphere, what is the solubility of acetone? What is the solubility of एसीटोन? तो एसीटोन का सॉल्युबिलिटी क्या होगा? देखिए तो ये तो सिंपल है, m1 बाई m2 बराबर p1 बाई p2 अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अभी पढ़े हो पहला केस हेनरी लॉ का, m1 बाई m2 बराबर p1 बाई p2। m1 कितना है 27, m2 पूछ रहा है p1 कितना है, देखिए तो 1 और p2 कितना है 12। आ गया ना m2 बराबर कितना 27 इंटू 12 ग्राम, कितना हो जाएगा ये 324 ग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 गुना कर लीजिएगा, शायद यही है। नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या है क्वेश्चन? द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर नाइट्रोजन गैस, द solubility of pure nitrogen gas at 25 degrees Celsius and 1 atm is 6.8 into 1 atm is 6.8 into 10 to the power minus 4 mole per liter. Mole per liter. What is the concentration of nitrogen dissolved in water? What is the concentration of nitrogen dissolved in water under atmospheric condition? Under atmospheric condition. और एक बात दिया है क्वेश्चन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया है 0.7 एटमोस्फेयर। देखिए क्या करा, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन दिया, सॉल्युबिलिटी को मास माने थे, याद है ना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p कब आया था, जब सॉल्युबिलिटी को आपने मास माना था। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा दो, m1 बाई m2 इज इक्वल टू p1 बाई p2। तो m1 कितना है 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एकदम डाटा डालो। m2 निकालने कह रहा है, p1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, p2 कितना है 0.78। नहीं निकल गया, देखिए तो 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 गुने 0.78 कैलकुलेट कीजिए तो 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर।
ये क्वेश्चन 4। अब मैंने आपको 3 होमवर्क दिया, उसको बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको पूछिएगा। इस प्रॉब्लम्स को बार बार बनाइएगा। अगर ये डायरेक्ट आप यहाँ पर नहीं समझ पाते हो तो 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, गिवन डाटा लिखिए। 2 ही तो हेनरी लॉ है, चाहे ये लगेगा चाहे वो, चूंकि सॉल्युबिलिटी मास के टर्म में है या मोल से मास निकलता है। मोल फ्रैक्शन के अलावा किसी टर्म में रहे तो m बराबर kp का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन में है तो p बराबर kh का फॉर्मूला। थैंक यू।